अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे सबसे पहले कि पीटीआई का जो इकट्ठ हुआ लाहौर में रायविंड के मकाम पर, और उसके बाद उसमें जो खिताब नज़र आए मुख्तलिफ रहनुमाओं के, क्या अहम बातें की गई। 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। इसका अच्छे से ज़रा पोस्टमार्टम करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जो इस पूरे सफ़र में क्या चीज़ें अनयूजुअल थी जो इससे पहले हमें नज़र नहीं आती थी, वो क्या थी, तो उसके ऊपर भी बात होगी। उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या ये एक जेन्युइन सफ़र था और जेन्युइन किस्म की सारी एक्टिविटी थी या फिर ये कोई फिक्स्ड मैच था। इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ जी आपको बताएंगे कि एक पिछले दिनों चाचा जी बड़े मशहूर व मारूफ हुए, वीडियो इनकी वायरल हुई और उसके बाद उस वीडियो को देखते ही मेरा पहला रिएक्शन ये था कि अब इन चाचा जी की खैर नहीं और लाजमी पुलिस इनके घर आएगी। और फिर वही हुआ। उसके बाद एक और उनकी वीडियो आई। क्या फ़र्क था दोनों वीडियोस में, आपके साथ शेयर करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट जी। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में फ़ाइनली तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, वो भी आपको बताएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने आज एक लतीफ़ा सुनाया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि जो काफ़िला चल रहा था खैबर पख्तूनख्वा से, निकला इस्लामाबाद के केपी हाउस से होता हुआ, जीटी रोड से गुजरता हुआ, मुख्तलिफ मकामात पर स्टे करता हुआ फाइनली लाहौर पहुँच गया। और लाहौर में सीधा पहुँचा जनाब रायविंड जाती उमरा के आमने सामने। अंदाज़ा लगाएं आप, यानी कि वो कहते हैं कि ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जिनको मतलब अटक पुल से मसले मसाइल शुरू हो जाया करते हैं, वो पूरा जीटी रोड गुजर के आ गए, लाहौर में एंटर हो गए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद क्या होता है कि जाके मकाम कौन सा ढूंढा जाता है जी, रायविंड जाती उमरा के बिल्कुल सामने जाके महल सजाया जाता है और वहाँ पर पुरतकल्लुफ़ इशाइये का, कवाली नाइट का भी सुना है, एहतमाम किया गया। ये सब क्या था? बज़ाहिर तो ये बताया गया था कि जी पार्लिमानी जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं वो इकट्ठे होंगे, मुशावरत होगी और फिर लाहेमल का ऐलान भी किया जाएगा। अब लाहेमल का जो ऐलान है वो तो आज सुबह किए जाने का इम्कान है और कोई 11:30 बजे की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है। तो दोपहर तक मतलब कोई पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुशावरत हुई है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इतने सारे सवालात हैं जो कि सबके जहनों में इस वक्त हैं और इनके कुछ जवाबात जो हैं, जब आप सवालात को ही इकट्ठा करके रखेंगे तो जवाब आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। तो क्या वो ऐसे सवालात हैं वो आपको मैं बताती हूँ। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ आपको कि अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ पर इशाइये में जो मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियंस, उनसे खिताब भी किया और इस मौके पर 2-3 बातें उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने कहा कि जी मैं 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। 90 दिन के बाद या तो इमरान खान साहब रिहा होकर हमारे दरमियान मौजूद होंगे या मैं फिर सियासत छोड़ दूंगा। ठीक है, तो पहली तो उन्होंने ये बड़ी अजीबोगरीब बात की, क्योंकि इमरान खान ने तो कोई 90 दिन की बात नहीं की हुई। वो तो कह रहे हैं कि इस हफ्ते एहतजाजी प्लान अनाउंस होगा, तहरीक शुरू होगी और उसके बाद 5 अगस्त तो उसकी पीक का टाइम होगा। उससे पहले मतलब तहरीक शुरू हो चुकी होगी और 5 अगस्त उसकी पीक का टाइम होगा। तो 90 दिन का इसमें कहाँ से शुरली छोड़ी गई है, शोशा छोड़ा गया है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि 90 दिन कहाँ से बीच में टपक पड़े। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि जी चाहे बहुत से लोगों को एतराज़ हो, मेरी पार्टी के अपने लोग भी भले एतराज़ करेंगे, लेकिन मैं तो फिर भी ये बात करूँगा कि मेरे से तो ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे कारकुनों को आप फिर गोलियां मारें और मेरे सामने इस तरह लोगों पे जुल्म करें। तो अगर किसी ने गोली चलाई तो फिर मैं भी जवाब में गोली मारूंगा, चाहे किसी को ये बात ठीक लगती है या गलत लगती है, लेकिन ये मेरा हक है और मैं ये नहीं करूँगा कि कोई अपने कारकुनों को गोलियां मेरे मारते जाएं और मैं आगे से खामोश बैठा देखता रहूँ। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने वो बात की जो मुसलसल तनकीद की जद में है कि जब इमरान खान साहब अपनी बात में किसी तशद्दुद के एलिमेंट का जिक्र नहीं करते तो अली अमीन गंडापुर साहब किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये बात करके। और पिछले भी 1-2 बयानात उनके ऐसे थे तो उसको बाद में अलीमा खान साहिबा ने कवर भी किया कि उनका ये मतलब नहीं था, वो मतलब। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल ये बात दोहराते चले जा रहे हैं। इससे बहुत खदशा भी जन्म लेता है कि खुदा न खास्ता कल को यही इनकी जो बातें हैं
ये तो पूरा एक केस बनाकर पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। भाई कल को आप एहतजाज कर रहे हो, भले कोई अपने ही लोग बीच में इनके दूसरी तरफ कई लोग आके कोई गोली वोली एवं किसी शरपसंद से चलवा दें या चला वाकई कोई शरपसंद आके चला दे, तो बात तो सारी इनके गले पड़ जाएगी कि जी पीटीआई का तो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अपने मुंह से ये कह रहा था कि मैं गोलियां चलाऊंगा। देखें ये तो जी पूरे पुरतशद्दुद होके आते हैं, ये तो असलहे के साथ लैस होके आते हैं, तो जनाब ये तो आते ही फिर फसाद करने और इंतशार करने, तो उनको तो पूरा बयानिया आप बना के पकड़ा देंगे। तो ये बात बार बार करने का कोई मकसद समझ ही नहीं आता कि ये बात किस मकसद के लिए बार बार की जा रही है। तीसरी बात जो उन्होंने आज की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की और कहा कि जी आपके मुल्क में इस वक्त आपने क्या सिस्टम लगाया हुआ है, ये तो सेमी मार्शल लॉ है। तो ये भी उन्होंने उस पर बात कर दी। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा उनकी बात इस वक्त डिस्कशन में आ रही है वो है कि 90 दिन का अल्टीमेटम क्यों और कैसे दे दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने। आपसे तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आप लोग सब बैठेंगे तो कोई प्लान देंगे कि जी हम कल से अगले हफ्ते से ये तहरीक यूँ शुरू करने जा रहे हैं और ये पीक पकड़ेगी जाके 5 अगस्त को। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो 90 दिन की बात करके आ गए, जिससे ये लगा कि जो बल्कि पिछले दिनों थोड़ा एक हाइप बनी और एक मोमेंटम बन रहा था, बज़ाहिर तो ऐसा लगा कि वो मोमेंटम को भी तोड़ा गया। इस सारे सफ़र के दौरान कुछ और भी चीज़ें बड़ी दिलचस्प थी। एक तो ये भी कि ये जो सारा इवेंट था लाहौर में जाती उम्रा में, ये होस्ट किसने किया? ये होस्ट किया जनाब मिर्ज़ा आफरीदी साहब ने। मिर्ज़ा आफरीदी साहब वही शख्सियत हैं जिनके बारे में पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि सेनेट इलेक्शन के लिए ये शख्स ख्वाह हैं कि इनको सेनेट का जो टिकट है वो पीटीआई की तरफ से दे दिया जाए। और बहुत से लोगों का अब ये ख्याल है और जिसमें बड़ा वज़न नज़र आता है कि उन्होंने ये सारा इवेंट होस्ट ही इसलिए किया है कि जो बेशतर पार्लियामेंटेरियंस हैं केपी के जिन्होंने ज़ाहिर वोट भी करना है, उनकी राय अपने हक में हमवार की जा सके और अली अमीन को भी वो ऑब्लाइज करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग अब ये बात कर रहे हैं कि क्या ये उनसे रिश्वत के तौर पर इस तरह का इवेंट भी करवाया गया है, और उसके साथ साथ क्या पता, ये तो सामने की बात है, पीछे क्या कुछ चल रहा हो मामलात। तो बहुत सी बातें जो है इस मुतालिक हो रही हैं। तो अगर तो वाकई इनको ये टिकट मिलता है तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का टिकट बन जाएगा। अगर नहीं इनको दिया जाता तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर टिकट मिलता है तो उस सूरत में ये सब लोगों की तनकीद की जद में आएगा और ये बज़ाहिर वाज़े लगेगा कि शायद उन्होंने इसीलिए इतना पैसा निछावर किया ताकि उन्हें बदले में सेनेट का टिकट मिल जाए। अब इस पे वैसे मैं एक मौजू से हटते हुए ये ज़रूर बात करूंगी कि मैं ओवरऑल नोटिस करी थी कि पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम कितना रॉटन हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका जो सेनेट का इंतखाब है उसके अंदर भी कितना पैसा चलता है। वोट ख़रीदे जाते हैं, वोट तोड़े जाते हैं, और जो एक अक्सरियत बनती है उससे ज़्यादा सेनेटर मुंतखब कराने की हर पार्टी कोशिश में होती है। फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट और सेनेट डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए भी फिर यही लेन देन खरीदो फरोख्त। फिर कोई अगर तरमीम लाई जा रही है तो उसमें फिर मेंबर्स तोड़ने के लिए वही खरीदो फरोख्त, और मेंबर बनने के लिए भी इसी तरह पैसे लगा के जो शख्स ज़्यादा चाहे पैसा लगाए और अपना टिकट हासिल करके मेंबर बन जाए, सेनेटर बन जाए। तो ये इतना रॉटन सिस्टम लगता है कि जिसमें बज़ाहिर सिर्फ जो पैसे वाला इंसान है वो सब कुछ कर सकता है, और आपकी काबिलियत, आपका नज़रिया, आपकी सलाहियत, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल कहीं पीछे दब जाती हैं। और ये हम बहुत देखते हैं सियासी जमातों में, और तकरीबन ये हर सियासी जमात में है कि जो आपके काबिल लोग हैं, जो नज़रियाती लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और इस तरह के जो दौलतमंद लोग हैं वो अपनी दौलत के बलबूते पर पोजीशंस हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक ये भी, और फिर उसके बाद आप मखसूस नशिस्तों में देख लें, वहाँ पे भी यही रुपया पैसा चलने की आपको खबरें मिलती रहती हैं हर जब भी इनके नाम आने होते हैं। इसी तरह जो आपका ये और जो आपका माशाल्लाह से कौमी असम्बली का इलेक्शन है उसको तो अब ये जो चुराया जाता है और जो उसके ऊपर जब जो कुछ होता है वो तो अब आपने देख ही लिया 24 के इलेक्शन में। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बैडली नीडेड है ये कि एक नए सिरे से आपकी इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, जिसमें ये जो सेनेटर्स हैं और जो मखसूस नशिस्तें हैं इनको बराह रास्त मखसूस नशिस्तें तो ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, ख़वातीन का कोई कोटा रखा जा सकता है कि जी इतनी ख़वातीन को आपने लाजमी टिकट देने हैं अगर आप वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो सेनेट इलेक्शन है इसको तो बिल्कुल बराह रास्त भी किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल मुमकिन है। और जहाँ तक जो जनरल इलेक्शन है इसके अंदर भी डिजिटल बेस्ड किस्म की इस्लाहात करने की ज़रूरत है। इंसानों की बदनीयती, करप्शन, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अब लोग फ़खरिया इस तरह के काम कर रहे हैं,
तो वहाँ पर ये सिस्टम जो है अब बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि इनके ऊपर नफ़रत आती है, घिन आती है। तो इससे बेहतर है कि इसको मशीनों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, बजाय इसके कि ये इंसानों के हाथ में ये चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान अब जानवर बन चुके हैं, ये इंसान नहीं रह गए हुए। तो इस वजह से एक तो ये सिस्टम ही सारा क्वेश्चनेबल है। तो अब ये सेनेट में जो दोबारा से इलेक्शन आ रहा है 4-5 यानी सीटों के ऊपर, तकरीबन 11 सीटें हैं ये, इसके ऊपर, और अब इसके ऊपर जो है वो दोबारा से यही इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जो ओवरऑल ये पूरी जर्नी थी, इसमें कुछ मज़ीद भी बातें ऐसी हैं, चंद सवालात मैं आपके सामने रख देती हूँ, इसके जवाब आप ढूंढ लीजिए। पहली बात, जैसे मैंने कही, ये 90 दिन का जो टाइम फ्रेम है, ये किसकी एमा पर जो है अली अमीन गंडापुर साहब दे रहे थे। नंबर 2 ये कि जब ये काफ़िला चला है, इसको जीटी रोड से आसानी से गुजरने दिया गया, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी कहीं कोई रुकावट नहीं आई, कोई शेल नहीं चला, इसकी क्या वजह थी? वही पंजाब हुकूमत जो आपको बिल्कुल अटक पुल से इधर आने नहीं देती और आपके बारे में जो कलमात कहती रही है, आप सुनते रहे हैं, उन्होंने आपको कैसे इतना अलाउ कर दिया कि आप बड़े मज़े से पूरे शहर से गुजरते हुए अपने काफ़िले के साथ और गुलपाशियाँ भी करवाएं, और उसके बाद जनाब वहाँ पे ऐन जाती उम्रा में जाके अपना पड़ाव डालें। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? तीसरा सवाल ये कि इस सारे इवेंट के दौरान आलिया हमज़ा कहाँ थी, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब हैं? उनको क्यों इस तरह से इग्नोर किया गया है, उनकी मुशावरत क्यों शामिल नहीं है? इसके साथ साथ जो चौथा सवाल है वो ये कि इस पूरे इवेंट की आप देखिए कि मीडिया कवरेज भी हुई है। जो मीडिया यानी पीटीआई की जो सियासी एक्टिविटीज़ है उसको टोटली नज़रअंदाज करता है, बल्कि अगर कुछ खबर दे भी तो नेगेटिव खबर चला रहा होता है, उसने इस पूरी इवेंट की कवरेज भी की है। तो ये तमाम सवालात इस बात को हवा देते हैं कि ये क्या कोई प्री प्लान किस्म का एक पूरा इवेंट था, या ये कोई फिक्स्ड मैच था, या इसका मकसद सिर्फ थोड़ा कारकुनों को भी ठंडा करना और थोड़ा कुछ लोगों को मंजर पे लेके आना और कुछ को मंजर से हटाना। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके मकासद भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया आज के इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा था, कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि ये कोई जेन्युइन इवेंट है और जेन्युइनली ये कोई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वाकई ऐसी तहरीक करने के मूड में है। बहरहाल अब इसका हतमी फ़ैसला तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें देखते हैं ये क्या तहरीक अनाउंस करते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि कितनी सीरियसनेस थी। लेकिन बहरहाल ये सवाल अपनी जगह वैलिड हैं और इसके जवाब मैंने नहीं देखा कि पीटीआई ने किसी ने दिए हों कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप लोगों को पंजाब के दिल लाहौर में आके इस तरह से इवेंट करने की इजाज़त भी मिल गई और साथ साथ कवरेज भी मिल गई और बगैर किसी परेशानी रोक टोक के। और जो मैंने आपको कहा था कि 1-2 लोग जो गिरफ्तार हुए उन्हें भी बाद में रिहा कर दिया गया। तो ये थी जी सारी कहानी। अब देखते हैं कि ये जो सारा मामला है इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में से क्या जो है निकलता है। अब आ जाते हैं जी, मौलाना साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, जो कि उनका कहना है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी धांधली के ऊपर बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत के अंदर से तब्दीली आए। कहने का उनका मकसद ये नज़र आता है बज़ाहिर कि मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला ना रहें। बज़ाहिर ऐसा, इसका एक मतलब तो ये हो सकता है, दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जी कुछ पीटीआई का अपना ग्रुप जो है वो कोई और ग्रुप जो है वो लीड करे, हो सकता है कुछ इस तरफ उनका इशारा हो और वो चाहते होंगे जी कोई ग्रुप लीड करे और साथ में JUIF के साथ मिलके कोई हुकूमत साजी के लिए कोशिश करे। इसको दूसरे अल्फाज में आप फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन ये मुमकिन है कि मौलाना इस तरफ इशारा कर रहे हों, क्योंकि अली अमीन और मौलाना का तो एक आपको पता राइवलरी है, जो पॉलिटिकल राइवलरी है उनकी। लेकिन मौलाना ने भी बहरहाल ये इशारा दिया ज़रूर है कि तब्दीली वो भी चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मौलाना की इस तरह की ख्वाहिश बेसिकली क्या जाहिर करती है कि क्या आने वाले दिनों में फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई तब्दीली के लिए मौलाना का किरदार इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता कि अली अमीन को हटाकर किसी और को लाने की ज़रूरत क्यों हो। तो ये जो मैंने पहले आपको सारी कहानी सुनाई है, उसके बाद इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर अली अमीन किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक होते तो फिर बिल्कुल मौलाना के साथ आगे बात बढ़ा के, बाकी जमातों के साथ बढ़ा के
कुछ ही तरफ जाया जा सकता था, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल है अली अमीन से किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन्हें हटाने की फ़िलहाल कोई वजह भी नज़र नहीं आती। तो ये जी सारी मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब एक इवेंट जो आज हुआ उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। आज बेसिकली एक वीडियो आई, और ये वैसे ये इससे वीडियो से पहले एक वीडियो और आई थी जो बारिश वाले दिन आई थी, और जब लाहौर के शहरी बड़े तपे पड़े थे, तो एक चाचा जी थे जी, इनकी वीडियो आई। चाचा जी मैं इसलिए कह रही हूँ कि सारे उनको चाचा चाचा ही बुला रहे थे। तो वो जनाब बरसाती उन्होंने पहनी हुई थी, बाइक पे वो थे, और बाइक उनकी सारी डूबी हुई थी पानी में, और वो जो लोग कवरेज के लिए बाहर गए हुए उन्होंने खुद उसको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहा कि मेरा मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उन्होंने एक गाली भी दी मरीम नवाज़ को भी, और उसके बाद उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के लिए भी बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि जी इन सब पे लानत के इस तरह की हुकूमत जो है वो मुसल्लत की गई वगैरह। तो वो गुस्से का उन्होंने इजहार भी किया, और साथ में ये ताकीद भी की कि जनाब ये वीडियो आपने नेट पे चढ़ानी ज़रूर है, और पंजाबी में उन्होंने सही तड़का लगा के जो है अपने जज्बात का इजहार किया था। अब गाली को तो खैर कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, और मेरा ख्याल है गाली तो कोई तरीका इजहार राय नहीं है। आपको गुस्सा है, आप तनकीद कर सकते हैं कि जी मरीम नवाज़ ने क्या हाल कर दिया वगैरह वगैरह, इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल गाली वाली तो नहीं देनी चाहिए, ना उसको आप जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो जिस तरह आपको पता है कि अपने नेचुरल स्टाइल में उन्होंने बोल दिया, उसके बाद जनाब ये होता है कि जो मैंने जैसे ये वीडियो देखी, आपस की बात है, मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा पाशा साहब मुझे अभी आप देखिएगा ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे फेसबुक पे कोई कमेंट इस तरह का या कोई इस टाइप की चीज़ के ऊपर पीका लगा के मरीम नवाज़ की तौहीन के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो ये चाचा जी तो खुद आके मतलब मुतवज्जे करके गाली दे रहे हैं, तो ये तो नहीं बचेंगे। और वही हुआ। आज अचानक से उनकी एक और वीडियो आती है, उसमें वो माजरत भी करते हैं कि जी जो पहली वीडियो में मैंने बात की उस पर मैं माजरत खा भी हूँ, मरीम नवाज़ भी जिंदाबाद और पाक फ़ौज भी जिंदाबाद, और जनाब उनकी ये वीडियो जो थी वो चलाई गई। लेकिन अभी उनकी ये वीडियो पूरी तरह सब लोगों तक पहुंची भी नहीं थी कि जनाब एक तस्वीर भी साथ जारी हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि चाचा जी को पुलिस डाले में बिठाया हुआ है और पुलिस वाला साथ बैठा हुआ है, जिससे पता चलता है कि चाचा जी को जाके पकड़ा गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद फिर उनकी ये वीडियो सामने आती है। अब किसी के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब ज़ाहिर आपको हिरासत में लेके जाएंगे तो फिर आपसे जो भी मनवा लें, जहाँ पुलिस के बारे में तो फिर बड़ा बड़ा मशहूर है कि वो तो हाथी को बकरी मनवा लें, उनका क्या मसला है। तो उसके बाद उनकी वो वीडियो आ गई। लेकिन सवाल यहाँ पर दो हैं इस सारे इवेंट पे। फिर से मैं कह दूं कि गाली को तो बिल्कुल मैं नहीं समझती कि ये दुरुस्त बात है, तनकीद आप लाजमी करें लेकिन गाली ना दें। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि चाचा जी पे मुकदमा किस बात का था, क्योंकि जब गिरफ्तारी की उनकी तस्वीर आई है तो फिर ये सवाल हक बजाने में पूछना कि किस मुकदमे के ऊपर, किस FIR के ऊपर, किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप गिरफ्तार करते हैं उसके बाद आप ऐसी वीडियो बनाते हैं तो आपके ख्याल से क्या पहली वीडियो का असर ज़ायल हो जाएगा? फिर तो ज़्यादा इस बात के ऊपर तक़वियत मिलेगी कि वो जो बात कर रहे थे कि जी मुसल्लत किया गया और उसके बाद उन पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं होती, तो उस चीज़ को जो है वो और ज़्यादा जो है वो किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक किसी से वीडियो बनवा भी लेंगे तो क्या उससे बाकी सब लोगों के ख्यालात बदल जाएंगे? इन चाचा जी को बड़ी पजीराई मिल रही थी, बड़े ये मशहूर हो रहे थे कि जी इन्होंने बड़े जज्बात की अक्कासी की है। मैं फिर एक दफ़ा कह दूं कि मैं कभी गाली को सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको कई दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ कि अगर आप बाहर निकलें, गली बाज़ारों में जाएं, लोगों से बातचीत करें, तो आपको पता चलता है कि लोग इस हुकूमत के लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये तो उन्होंने एक गाली दी है ना, जो लोग खुदा की कसम बद्दुआएं दे रहे हैं ना इनको झोलियाँ उठा उठा के, इनकी सोच नहीं है, तो आप कितने लोग गिरफ्तार करेंगे? मैं आज आपको अपना एक और वाक़या बता देती हूँ। आज मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी और वहाँ पे कुछ यानी मुझे ख़बर मिली, कुछ ठेले वेले कोई जैसे लगा लेते हैं या कोई लोग स्टॉल पे खड़े हो जाते हैं बेचारे दिहाड़ीदार, इसी तरह उनके तजावुज़ात के चक्कर में स्टॉल वगैरह उठाए गए और ये रेडियो से हटाया गया। तो उनसे बातचीत हुई और उन्होंने जो जो अल्फाज इन लोगों के लिए इस्तेमाल किए और बताया कि जिस तरह से लोग इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, तो मतलब आप सोच नहीं सकते
मैं ये नहीं कह रही कि जी कानूनी तजावुज़ात या गैर कानूनी, लेकिन देखिए ये आप उस मुल्कों में करते हैं जहाँ पे लोगों के पेट भरे हो ना, या आपने कोई उनको अल्टरनेट जगह दे दी हुई है, या उनके पास रोज़गार का कोई दूसरा बंदोबस्त है, तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं ये चौंचले कि जी हमने ये कर दिया, खूबसूरती बढ़ा ली। जब आपके घर में दवाई ना हो, आपके आटे के कनस्तर में आटा ना हो, तो तब आपको ये परवाह नहीं होती कि जी आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट है वो अच्छी लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तब आपको ये फिक्र पहले होती है कि यार मेरे घर में आटा है या नहीं, मेरे बच्चे भूखे तो नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये कि तजावुज़ात हटाना या ये सब चीज़ें करना, आपने क्या उनके लिए कोई ऑल्टरनेट रोज़ी रोटी का बंदोबस्त भी करके दिया या नहीं दिया? अब उन घरों में आप तो फट्टा उठा के चले गए गरीब का, वो गरीब उसके बाद किस तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है, उसके घर में क्या अगले दिन रोटी पकी है या नहीं, ये आपने जाके पलट के देखा है या पूछा है? आपने तो हटा दिया कि जी तुम्हारा है, लेकिन रियासत का फिर काम ये भी है, अगर आप इतने कानून पे अमलदारी करवा रहे हैं तो फिर रियासत का तो फ़र्ज़ ये भी है कि फिर उसके लिए बंदोबस्त करें ना नान नफ़के का, फिर वो किधर से जाके कमाए और क्या करे। तो एक तो आप उसको खुद उसकी सहूलियात जो उसका हक है वो नहीं उसको प्रोवाइड कर सकते, और दूसरा अगर वो अपने लिए कोई रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर रहा है तो उसमें जो है आप जाके उसका वो भी लात मार देते हैं, तो फिर वो किधर जाए? क्या वो जराइम करना शुरू कर दे अपना पेट भरने के लिए? क्या करे फिर वो? तो लोग, ये चाचा ने तो एक गाली दी थी, लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको अंदाज़ा नहीं है। वो कहते हैं ना, फिक्रा है कि सुन तो सही कहती है तुझे खल के खुदा गायबाना क्या, तो वो अगर आप सुन लें ना तो आप लोगों को अपने चेहरों से नफरत हो जाए। वो अगर आप लोग सुन लें कि लोग आपको कैसे बद्दुआएं दे रहे हैं झोलियां उठा के, तो आप अपने सर पीट लें, अपने मुंह नोच लें। ये आप लोगों ने अवाम की जो है ना वो हालत की हुई है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के बाद जी आखिर में शहबाज शरीफ साहब का लतीफ़ा ज़रूर इन्जॉय कीजिए, जो कहते हैं कि जब मुझसे अल्लाह ताला पूछेंगे कि आप क्या करके आए हो, तो मैं कहूँगा जी मैं मेरिट पे काम करके आया हूँ। सॉरी मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मेरे नज़दीक ये लतीफ़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि एक शख्स जिसकी पता नहीं 17 भी सीटें नहीं हैं, जो खुद मेरिट पे नहीं आया हुआ, वो आके लोगों को ये बता रहा है कि जी मैं हर काम मेरिट पे कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा मज़ाक़ ख़ेज़ बात और आवाम के शऊर की मज़ीद तौहीन हो नहीं सकती। मतलब ठीक है आप लोग आए हुए हैं, सबको पता है आप कैसे आए हुए हैं, तो कम से कम लोगों का जो है ना वो ये हाल ना करें कि वो अपना सर दीवारों में मारना शुरू कर दें या वो कोई और हरबा आजमा लें कि ये इस तरह की अजियतनाक जुमले आप लोगों के जो हैं वो किधर जाके लोग किस तरह लोग हज़म करें। पहले ही आपने उन्हें बड़ी तकलीफ़ दी हुई है, तो अल्लाह का वास्ता है कि लोगों के हाल पर रहम करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।